Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. On this platform we have started a cell division and I think you are enjoying the lesson. आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। रस्सी के हेल्प से, मैंने रोप के हेल्प से आपको बहुत अच्छे से बताया है। और अगर आप रोप लेके कंफर्म है, अगर आप उसको ऑब्जर्व करोगे, उसको देखने की कोशिश करोगे तो आपको सेल डिवीज़न बहुत ईजी लगने लगेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप थ्योरेटिकल पढ़ोगे तो कंफर्म है बहुत टफ लगेगा, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बताया है कि किस तरह से आपको उस रस्सी को यूज़ करना है, रस्सी को किस तरह से सेपरेट करके देखना है, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। क्लियर है। तो सेल डिवीज़न में हम लोग पहुँच चुके हैं कि हम लोग ने एम फेज़ डिस्कस कर लिया था। जल्दी से मैंने आपको प्रो फेज़, मेटा फेज़, एना फेज़ और टीलो फेज़ बता दिया था, क्योंकि मैंने एक बार और भी आपको बता दिया था कि इन सारी स्टेजेस में होता क्या है। देखो, अगर आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन पता है इन सारी स्टेजेस का, तो आप आराम से इसको याद कर सकते हो, उसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। आपको रोट नहीं करना है, आपको रटना नहीं है, आपको केवल समझना है कि क्रोमोसोम्स का डिवीज़न हो कैसे रहा है। सबसे पहले रेप्लिकेशन होता है, जिसके हेल्प से डीएनए डबल हो जाते हैं। डीएनए डबल होने के बाद जब प्रोफेज स्टार्ट होता है तो जो डीएनए मतलब जो क्रोमोसोम्स हैं, जो क्रोमैटिन है, वो धीरे धीरे ओपन होने लगते हैं। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, ये सब रहते हैं। जैसे ही प्रोफेज टर्मिनल पे आता है, जो न्यूक्लियोलस होता है, जो न्यूक्लियस होते हैं, ये सब डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो क्रोमैटिन है उसमें सेंट्रोमियर विजिबल हो जाता है, क्रोमैटिड्स विजिबल हो जाते हैं, ठीक है। दो क्रोमैटिड क्यों हो जाते हैं? एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ द डीएनए कॉपी, ठीक है। ये दो क्रोमैटिड हो गए ना, एक ये क्रोमैटिड और ये दूसरा क्रोमैटिड। तो इस तरह से अगर आप देखो तो सेंट्रोमियर से 4 क्रोमैटिड अटैच होते हैं। ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड हैं, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड हैं, ठीक है। सिस्टर क्रोमैटिड मतलब एक जैसे, सिस्टर मतलब यहाँ पे एक जैसे का मतलब है सिस्टर क्रोमैटिड अटैच होते हैं। और इन्हीं सिस्टर क्रोमैटिड का सेंट्रोमियर के साथ सेपरेशन हो जाता है। ये आपने अभी प्रोफेज में पढ़ा था। फिर मेटाफेज में देखा था कि मेटाफेज में क्या होता है कि ऑल द क्रोमोसोम विद देयर सेंट्रोमियर, जो उनका काइनेटोकोर होता है, इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं, सेंटर पे आ जाते हैं, ठीक है। और जो सेंट्रियोल है वो पोल पे पहुंच जाता है, दोनों पोल पे। और इस तरह से पोल पे पहुंच के क्या रिलीज करता है? टैक्टाइल फाइबर। दोज टैक्टाइल फाइबर अटैच विद द काइनेटोकोर। कुछ काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं, कुछ एक दूसरे से ही अटैच हो जाते हैं। और वो स्टार्ट क्या कर देते हैं? पुलिंग। एनाफेज तक आते आते क्रोमोसोम्स की पुलिंग होने लगती है, मतलब वो एक दूसरे के पोल पे जाने लगते हैं। और यहीं पे सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है। तो एनाफेज में क्या होता है? सेंट्रोमियर डिवाइड हो गया। आपको पता है सेंट्रोमियर से दो टाइप के जो क्रोमैटिड्स थे वो जुड़े हुए थे, तो दोनों क्रोमैटिड एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं, सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है। और दोनों ही क्रोमैटिड जो पेयर है क्रोमैटिड के, दे विल गो टू द वन पोल एंड अनदर पेयर विल गो टू द अनदर पोल। तो इस तरह से दोनों ही पोल पे एनाफेज में जाने लगते हैं। टीलोफेज तक आते आते पोल पे पहुंच जाते हैं, जो बीच में जो टेक्टाइल फाइबर है वो ब्रेक हो जाता है। और इस तरह से आप देख सकते हो टीलोफेज में कि इन द टीलोफेज जो क्रोमैटिन है वो पोल पे पहुंच चुके हैं। जैसे ही पोल पे पहुंचेंगे, क्रोमैटिन जो टेक्टाइल फाइबर से, जो स्पिंडल फाइबर से, वो टूट जाएगा, ठीक है। और ये धीरे धीरे कंडेंस होने लगेंगे, अनक्वाइल होने लगेंगे। अभी तक ये क्वाइल थे, धीरे धीरे अनक्वाइल होने लगेंगे। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोलस अपीयर होने लगेगा, ठीक है। और बीच में कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा? साइटोकाइनेसिस। तो वी विल स्टडी साइटोकाइनेसिस नाउ। अब हम लोग साइटोकाइनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैंने एक समरी लगा दी है, इसको एक बार देख लेना, बहुत आपको हेल्प करेगा ये, ठीक है। ये समरी में देखो दिया हुआ है प्रोफेज में क्या हो रहा है, मेटाफेज में क्या हो रहा है, एनाफेज में क्या हो रहा है और टीलोफेज में क्या हो रहा है। जैसे प्रोफेज में लिखा है शॉर्टनिंग एंड थिकनिंग ऑफ क्रोमोसोम। प्रोफेज और मेटाफेज दोनों में होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में होती है? मेटाफेज में। उसके बाद प्रोफेज में देख सकते हो 2 क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट। एक ही क्रोमोसोम के जो दोनों क्रोमैटिड हैं वो डिस्टिंक्ट हो जाते हैं। डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ये सब ये किस किस फेज में हो रहा है? प्रोफेज में। मेटाफेज में एक तो क्रोमैटिन बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा जो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं क्रोमोसोम को वो मेटाफेज में कर सकते हैं। क्रोमोसोम रीच एट द इक्वेटोरियल प्लेट विद देयर काइनेटोकोर। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल, स्पिंडल बन जाता है क्योंकि सेंट्रियोल जो होते हैं दे रीच एट द पोल, पोल पे पहुंच गए और वो स्पिंडल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सेंट्रोमियर डिवाइड एट द एंड ऑफ दिस स्टेज। याद रखना, कभी मेटाफेज में डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड होने के चांसेस रहेंगे, लेकिन जैसे ही एनाफेज होगा सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। कभी भी ये मत लिखना कि सेंट्रोमियर मेटाफेज में डिवाइड होता है, हमेशा सेंट्रोमियर डिवाइड कहाँ होगा? एनाफेज में। एनाफेज में क्या होगा? मूवमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड, न्यूली फॉर्म्ड क्रोमोसोम एट द अपोजिट पोल, वो अपोजिट पोल पे जाने लगेंगे। स्पिंड इलांगेशन होगा, स्पिंडल जो होगा वो धीरे धीरे इलांगेट होगा, ठीक है। ये होगा एनाफेज में, मतलब दोनों पोल पे जाने लगे, एक दूसरे से ब्रेक हो गए, क्रोमोसोम टूट गए, ठीक है। और टीलोफेज में क्या होगा? अनकॉइलिंग होने लगेगी।
अनकॉइलिंग होगी, न्यूक्लियोलस अपीयर हो जाएगा, जो स्पिंडल वगैरह बने थे वो सब डिसअपीयर हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होने लगेगी। ठीक है, अब आ जाओ साइटोकाइनेसिस में। इफ़ आफ्टर कैरियोकाइनेसिस, अगर डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो जानते हो क्या होगा? मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन आ जाएगी, एक ही सेल में कई सारे न्यूक्लियाई हो जाएंगे, उन न्यूक्लियाइज का सेपरेशन नहीं होगा। तो साइटोकाइनेसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज आफ्टर द कैरियोकाइनेसिस टू प्रोड्यूस टू डॉटर सेल्स। अगर दो डॉटर सेल्स का प्रोडक्शन होना है, इंडिविजुअल सेपरेट इंडिपेंडेंट डॉटर सेल्स का प्रोडक्शन होना है, तो कंफर्म है साइटोकाइनेसिस जरूर होना है। ठीक है, तो द एंड ऑफ टीलोफेज कोइंसाइड्स विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ द डॉटर सेल्स। इन प्लांट सेल्स स्मॉल ड्रॉपलेट, अब देखो प्लांट सेल में क्या होगा, स्मॉल ड्रॉपलेट अपीयर हो जाएंगे और ग्रेनुलर बॉडी बिकॉज ऑफ द गोल्जी बॉडी। ठीक है, आपको मैंने सेल पार्ट में बताया था कि जो गोल्जी अपरेटस होते हैं, ठीक है, वो सेल प्लेट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ग्रेनुलर बॉडीज जो होती है विच आर प्रोडक्ट ऑफ गोल्जी बॉडी, वो क्या करती हैं, माइक्रोट्यूबल्स बना लेती हैं और वो सेंटर पे आ जाता है। इक्वेटोरियल प्लेट मतलब सेंटर पे। जैसे टीलोफेज के बाद ये टीलोफेज हो गया, ये एक न्यूक्लियाई यहाँ पे, एक न्यूक्लियाई यहाँ पे, समझ में? बीच में ऐसे इक्वेटोरियल प्लेट पे इस तरह से ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। ठीक है, जो माइक्रोट्यूबल्स बनाएंगे गैदर इन द इक्वेटोरियल रीजन ऑफ द सेल, दस फॉर्मिंग सेल प्लेट, और बीच में क्या बना देंगे, सेल प्लेट की तरह स्ट्रक्चर बना लेंगे। समझ में आए? तो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेंटर से स्टार्ट हो रहा है। और ये सेल जो सेल प्लेट का फॉर्मेशन है वो इस तरह से इस न्यूक्लियाई को अलग सेपरेट कर देगा और इस न्यूक्लियाई को अलग सेपरेट कर देगा। तो इस तरह से दोनों के बीच में सेल प्लेट आ गई। स्पिंडल रीजन ऑफ द डिवाइडिंग सेल आफ्टर द क्रोमोसोम हैव मूव टू द पोल इज नोन एज फेरगैमोप्लास्ट। जो स्पिंडल रीजन याद है ना आपको, जो स्पिंडल बने थे वो जब अपने अपने पोल पे पहुंच जाएंगे, एकदम उनका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो वो क्या बना लेते हैं, फेरगैमोप्लास्ट। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिख रखा है। स्पिंडल रीजन ऑफ द डिवाइडिंग सेल, जो सेल डिवाइड कर रही हैं उनका जो स्पिंडल रीजन है जो आपने पढ़ रखा है अभी, वो पोल पे चला जाएगा और उसको क्या बुलाएंगे हम, फेरगैमोप्लास्ट। फेरगैमोप्लास्ट इज कंसर्न्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। याद रखना, जो सेल प्लेट का अभी आपने फॉर्मेशन ग्रेन्यूल लाइक देखा है ना, वो करेगा कौन, फेरगैमोप्लास्ट। और फेरगैमोप्लास्ट बना कौन रहा है, स्पिंडल। जो स्पिंडल डिवाइड होके पोल पे पहुंच गया वही फेरगैमोप्लास्ट है और वही रिलीज करेगा, वही बनाएगा सेल प्लेट। दिस सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म बिगिंस इन द सेंटर। अगर प्लांट सेल है तो कहाँ से स्टार्ट होगा, सेंटर से स्टार्ट होगा और पेरीफेरल की तरफ जाएगा। जैसे मान लो ये सेंटर है, ये सेंटर से स्टार्ट होके पेरीफेरल की तरफ जाएगा, समझ में आया? और इस तरह से दोनों न्यूक्लियाई को सेपरेट कर देगा। तो कितनी डॉटर सेल्स बन जाएंगी, दो। जब तक साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा तब तक हम उसको न्यूक्लियाई ही बुलाएंगे, उसको सेल नहीं बुलाएंगे, याद रखना, ठीक है। एंड ग्रेजुअली एक्सटेंड आउटवर्ड ऑन ईच साइड इन अ प्लेन परपेंडिकुलर, एक प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा, ठीक है। टू आइडेंटिकल डॉटर सेल प्रोड्यूस हो जाएंगी। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अभी आपने प्लांट सेल में देखा कि सबसे पहले सेंटर पे प्रोडक्शन होता है सेल प्लेट का, सेंटर से किधर की तरफ जा रहा है, पेरीफेरल रीजन की तरफ, समझ में आया, आउटवर्ड। लेकिन एनिमल सेल में बाहर से स्टार्ट होगा और सेंटर की तरफ आएगा, ठीक है। तो एनिमल सेल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म बिगिंस विद फरोइंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फरो लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हो जाएगा। और याद रखना ये हमेशा पेरीफेरल रीजन से स्टार्ट होगा, इसमें लिखा नहीं है, लिख लेना। जैसे प्लांट सेल में सेल प्लेट का फॉर्मेशन सेंटर पे स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ही एनिमल सेल में इसका जो सेल मतलब जो सेपरेशन है, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल तो होती नहीं, सेल मेम्ब्रेन होती है, तो वो कहाँ से स्टार्ट होगी, पेरीफेरल से, एक फरो की तरह, एकदम फरो लाइक स्ट्रक्चर होगा जो धीरे धीरे सेंटर की साइड आएगा और दोनों न्यूक्लियाई को सेपरेट कर देगा। क्लियर है? चलो, ये हो गया साइटोकाइनेसिस, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो कुछ नए मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बता दूं। माइटोसिस एंड टेम्परेचर का क्या रिलेशन है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो माइटोसिस भी बढ़ेगा, याद रखना, ठीक है, लेकिन एक नॉर्मल रेंज तक। ये नहीं कि टेम्परेचर चाहे जितना बढ़ा दो और माइटोसिस होगा, नहीं। अगर टेम्परेचर आप राइज कर रहे हो, टेम्परेचर कहीं पे भी बढ़ रहा है, तो कंफर्म है माइटोसिस भी इंक्रीज होगा, माइटोसिस जल्दी होगा, तेज होगा। और अगर टेम्परेचर कम है तो माइटोसिस स्लो होगा, क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है डीएनए पे। याद रखना, आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे डीनेचुरेशन।
जब भी हम कुछ कंपाउंड को हीट करते हैं तो उनके स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन। जैसे प्रोटीन डीनेचुरेशन शो करता है, डीएनए भी डीनेचुरेशन शो करता है। तो जब आप टेम्परेचर उसको ज़्यादा दोगे तो डीएनए क्या हो जाएंगे, सेपरेट। जैसे ही डीएनए सेपरेट होंगे उनकी कॉपी स्टार्ट हो जाएगी, इसका मतलब है माइटोसिस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। माइटोसिस इन एनिमल एंड प्लांट में क्या डिफरेंस है? एनिमल में सेंट्रियोल होता है लेकिन प्लांट में सेंट्रियोल नहीं होता, याद रखना, ठीक है। प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होते हैं, वहाँ पे स्पिंडल जो होते हैं फेरगमोप्लास्ट बना लेते हैं, वही फेरगमोप्लास्ट सेल प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, वो सेंट्रियोल रिस्पॉन्सिबल होते हैं पोल पे जाने के लिए और स्पिंडल फाइबर को रिलीज करने के लिए। प्लांट सेल में कौन नहीं होता, सेंट्रियोल अपसेंट होता है, एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस आप अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वेन एवर देर इज ए रिक्वायरमेंट टू मेंटेन द इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जैसे इन आवर जाइगोट कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46। जब जाइगोट सेल्स में डिवाइड करता है तो कितने क्रोमोसोम्स होने चाहिए, 46, ठीक है। तो जब भी क्रोमोसोम्स के नंबर को मेंटेन रखना होगा तो याद रखना कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस। और ये भी याद रखना कि माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन होता है। क्यों? क्योंकि ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मेंटेन रखता है। और दूसरी बात क्या होती है कि जो माइटोसिस होता है ना, उसके थ्रू जो भी सेल प्रोड्यूस होते हैं वो एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आता, वेरिएशन नहीं आता। इसीलिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने 10th में भी पढ़ा है कि कौन सा सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है। अब देखो माइटोजेंस, जेन जहाँ पे वर्ड आ जाए उसका मतलब वो स्टिमुलेट करे। जैसे कार्सिनोजेन, जब किसी को कैंसर होता है तो उसके लिए कोई ना कोई कार्सिनोजेन रिस्पॉन्सिबल है। जैसे टोबैको एक तरह का कार्सिनोजेन है जो कैंसर काज करता है। जो चीज़ कोई काज करे उसके बीच में लास्ट में जेन वर्ड यूज हो जाता है। तो माइटोसिस से बना माइटो और GEN, तो GN मतलब वो उसको स्टिमुलेट कर रहा है। तो कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो माइटोसिस को स्टिमुलेट करते हैं, मतलब माइटोसिस करने के लिए उसको प्रोवोक करते हैं, उसको मतलब इन्फ्लुएंस देते हैं। तो साइटोकाइंस एक कुछ केमिकल्स होते हैं, ये आप हार्मोन में भी पढ़ोगे, ठीक है। साइटोकाइंस स्टिमुलेट सेल डिवीज़न। जो साइटोकाइंस केमिकल्स होते हैं ये किसको स्टिमुलेट करते हैं, सेल डिवीज़न, इसीलिए इनको माइटोजन बुलाते हैं। तो अगर कभी भी कोई पूछे कि कोई माइटोजन का एग्जाम्पल बताओ तो साइटोकाइन। जैसे आपने 10th में एक हार्मोन पढ़ रखा है साइटोकाइनिन, याद है ना, C फॉर साइटोकाइनिन, C फॉर सेल डिवीज़न। तो वो कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो सेल डिवीज़न को प्रमोट करते हैं, तो इसीलिए माइटोजन बुलाते हैं उनको। उसके बाद कुछ केमिकल्स होते हैं जो म्यूटेशन को रोकते हैं, पॉइजन की तरह बिहेव करते हैं, म्यूटेशन होने नहीं देते। जैसे एजाइड्स है, साइनाइड्स है, कोल्चीन है, कैलोन्स है, ये इंटरफेयर करते हैं माइटोसिस के साथ। समझ में आया? तो इस तरह से ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया, माइटोसिस कंप्लीट हो गया। इन द नेक्स्ट फेज, इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टडी द मियोसिस। हम लोग नेक्स्ट साइकिल से, नेक्स्ट सेशन से हम लोग मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और मैं इसकी एक 3D वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है, जिससे आपको माइटोसिस पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ जाए, कोई डाउट न रहे, ठीक है। तो सेशन को कंप्लीट करते हैं और लाइक बटन पर जरूर प्रेस करना, अच्छे से पढ़ना, ऑनेस्टी क्लास को अटेंड किया करो, उससे आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, लव यू एंड गुड बाय।